Very good morning, class. मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। Good morning, जी. ma'am. Good गुड morning. मॉर्निंग मैम। Good morning. अच्छा आगे लक्षिता तुम very good morning. Good यस morning. मैम। मैम आपको स्पेक्स लग गया? हाय यामिनी तो आगे शुक्र है. मैं कल से तुझे तब मिस कर रही थी. हाँ यार मैम specs कल लग गया. और क्लास ही नहीं लग पाई। क्यों कल क्यों नहीं लग पाई? मैम पता नहीं वो मतलब वाईफाई में इशू हो गया था, भाई की लग रही थी और मेरी नहीं लग पाई। भाई कौन सी क्लास में? वो 7th में है, वो मोबाइल पे लगा रहा था, उसकी लग रही थी। अच्छा. हाँ वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है. चलो मैंने भी कल सोचा, मैंने कहा, यार यामिनी तो सुबह आती थी, फिर मैंने सुबह सोचा कि तुम शाम को आओगी कि शायद वापस चलेगी अपने बैच में. बताया था मैम मुझे, करिश्मा ने, कहते मैं पूछ रही हाँ थी। हाँ मतलब मेरे को शाम को जाके रियलाइज हुआ कि यामिनी तो इधर भी नहीं आई, तो यामिनी कहाँ है? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई. गुड गुड गुड. कल वाला मिल गया होगा करिश्मा से तुम्हें सारा? यस मैम। मैम एक बार रोल स्लो वाली दिखा देना स्लाइड, वो हाँ और थोड़ी कोई भी, फोटो मैंने ब्लर इसीलिए थी। 1-2 मिनट पहले ही ज्वाइन करा है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना, तो जैसे मतलब वैसे 11-10 भी होने वाले हैं, बट हम लोग ये क्लास 11-10 पे ही शुरू होगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चे को कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकता है. मैं अभी यामिनी खोलूंगी ना, शेयर स्क्रीन करूंगी तो मैं दिखा दूंगी. नो वरीज. ओके थैंक यू मैम। और बताओ जी बाकी सब. अभी बहुत सारे मैम बच्चे. हाँ बोलो बोलो रक्षिता. मैम जो आपने कल क्वेश्चन दिया था मैम, उसमें ना 2 वेरिएबल आ रहा है। 2 वेरिएबल तो मैथ वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते, केमिस्ट्री वाले कैसे करेंगे? नहीं, उसमें जैसे टोटल प्रेशर पीटी कुछ गिवन ही नहीं है। पीटी नहीं गिवन, वो वन आंसर आ एटमॉस्फेयर रहा है। होगा ना जनरली। अभी पुरु बताएगा. पुरु कहाँ है? पुरु कहाँ हो? पुरु ये पुरु ब्रेक पे से वापस नहीं आया अभी तक. चलो देखो. आए कैसे है तू? नमस्ते भी नहीं करता. नमस्ते पुरु. पुरु कैसे करा क्वेश्चन बताओ बेटा. पुरु तुम्हें मैंने घर आके पेट देना है? +2 में नहीं चलेगा कुछ भी ऐसा. क्यों नहीं किया? पीटीएम कर दूं फिर पुरु तुम्हारी? पीटीएम रखूं? रखनी पड़ेगी. पेरेंट्स को कॉल करूंगी मैं. नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल. +2 में पहले दिन से हमने बहुत अच्छे से काम करना है पुरु, बहुत ही अच्छे से. चलो जी करते हैं. और किसने सॉल्व करा है? चलो जी क्लास का टाइम भी हो गया, शुरू करते हैं. 50% आएगा मैम आंसर। 50% आंसर तो 50% आ गया, पर आया कैसे? क्वेश्चन ये है. मैम क्योंकि टोटल बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर मैम जो 760 वेपर प्रेशर होता है वो मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो मैम उसको पीटी में जो टोटल प्रेशर होगा फिर इक्वेट करके सॉल्व कर. ये सही बात बोली हर्षदीप. ये चीज हमने कहाँ पढ़ी है? मैम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी मैम 11th में. हाँ यस. बस ना देखो, सब बच्चों को पता क्या लग रहा था. आपने बड़ी अच्छी कोशिश करी. मुझे आपके बैच पे अपना ऑनेस्टली अपने डिसीजन देते हो. जैसे लक्षिता ने बोला 2 वेरिएबल्स आ रहे थे. मतलब हर एक बच्चा ना काम करने की कोशिश करता है, बट आप क्लियरली बता तो नहीं मैम ये नहीं हुआ, तो फिर मजा आता है कि आपको डाउट पता ना. अब मैं समझाऊंगी, पता लगेगा. सारे बच्चों को एक डाउट था, भाई पीटी नहीं है, पीटी का क्या करें. याद करो +1 में पढ़ाया था, और अभी भी मैं इस चीज को, मतलब आगे भी कुछ ऐसा टॉपिक आएगा जहां मैं इस चीज को कवर करूंगी कि एक्चुअली जो पीटी है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. आपने एक चीज पे नोटिस करा, दोबारा देखो. मैंने आपको कहा इफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है. अगर वो 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा है एक्चुअली, तो 70 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है. और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, याद रखना, आगे भी इस चैप्टर में काम आएगा, फिर से पढ़ाऊंगी, एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया. जब उसने खुद ही कह दिया है कि वेपर वो बॉइल कर रहा है, तो मतलब टोटल प्रेशर पक्का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया. अब बताओ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? 1 atm होती है ना. तो 1 atm इज इक्वल टू हाउ मेनी mm ऑफ Hg? 760 mm. मैं ये हिंट कल भी दे सकती थी, पर बिल्कुल नहीं दूंगी. पहले तुम करो, मरो, अच्छे से काम करो. नहीं होगा, मैं बैठी हूं तुम्हारे लिए. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वीपी माने वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एपी माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है. तो पीटी 760, बस यही मिसिंग था, बाकी तो सब आपको पता ही था. और एक्स से आपको फाइंड आउट करना है, तो एक्स बी को अपने 1 - x से, और जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स से आएगा 0.5 और ये बन जाएगा 50%. हाँ जी बच्चे, समझ आया? यस मैम। मनकिरत आर यू इन द क्लास? यस मैम. हाँ मनकिरत हुआ था ये क्वेश्चन आपसे बच्चे? सोचा था? मैम हुआ नहीं.
कोई बात नहीं, अभी समझ आया जब मैंने समझाया? यस मैम। फिर से ट्राई करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर क्लास में पूछना है, ठीक है मन के रथ? ओके मैम। चलो जी, गुड वन। हाँ जी बच्चे, किसी को कोई भी तकलीफ, मैं एक बार मिनिमाइज कर दूं, वैसे ऊपर तो क्वेश्चन नहीं था और नीचे मैंने कुछ सॉल्व नहीं करा, एज यूजुअल सॉल्व करने का काम तुम्हें दे देती हूँ। सिर्फ एक हिंट देना था, जब वो बॉयल कर रहा है तो टोटल वेपर प्रेशर वो नहीं बताएंगे, वो हमें खुद पता है। इस चैप्टर में ना काफी क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज होगी, तो पहले से अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। अगर वो कहता है ये बॉयल कर रहा है, मतलब पक्का अब इसका टोटल वेपर प्रेशर 760 पहुंच गया। चलो जी शुरू करते हैं। अब मुझे प्लीज बताना, कल हम कहाँ थे, मतलब कल लास्ट क्या कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। ये कराया था, इससे अगला भी कर लिया था। यस आपने कहा था रिपीट कर दो। मिनिमम और मैक्सिमम आपने बोला था मैम मैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो दोबारा से करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पर ध्रुव की बात सुन के मुझे ये याद आ गया, मतलब ये ग्राफ बना लिया ना, सिर्फ ये एक मुद्दा यस पकड़ो। मैम, यस मैम, यस मैम। मैंने थोड़ा गंदा कर दिया था तो मैं इसको साफ कर रही हूँ। अगर आपने बना दिया, मैं फिर से सारा रिवाइज कराती हूँ, और यस ऑफ कोर्स क्वेश्चंस भी तो पूछने ही है अभी, तो क्वेश्चंस भी पूछूंगी इससे रिलेटेड। पहले मैं इसको ठीक कर देती हूँ, एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कराती हूँ तुम्हें। ये सीधी है ग्राफ, वो थोड़ा इरेज करने के चक्कर में टेढ़ा वेढ़ा लग रहा है। देखो क्या है, हमने जब राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाना है तो मैंने डबल ग्राफ बनाया, ए और बी दोनों कंपोनेंट के लिए। सिचुएशन ऐसी रखी कि इस स्टेज पे x से 1 है, मतलब इट इज प्योर कंपोनेंट ए, तो ऑफ कोर्स इस स्टेज पे जो तुम्हें वेपर प्रेशर नजर आएगा वो ए का ही तो नजर आएगा। दिस इज पी ए नॉट। आप ए की मोल फ्रैक्शन 1 से 0 करते जा रहे हो, यानी आप ए की मोल फ्रैक्शन कम करते जा रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंगली ए का पार्शियल प्रेशर भी कम होता जा रहा है। ठीक है जी, ए का पार्शियल प्रेशर यहाँ कम होता जा रहा है, और ये ए का ग्राफ बन गया। किसी एक स्टेज पे आपको पार्शियल प्रेशर ए का चाहिए, तो आप इस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हो पी ए इज पी ए नॉट एक्स ए। ऑफ कोर्स आपको वहां एक्स ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और पी ए नॉट पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर इस स्टेज को चेक करोगे तो यहाँ एक्स भी 1 है, मतलब इट इज प्योर कंपोनेंट बी, तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा दैट इज पी बी नॉट। ठीक है जी, और ये हमने और बी की मोल फ्रैक्शन कम करते जा रहे हो, बी का पार्शियल प्रेशर कम है। राउल्ट्स ने एक ही बात बोली, जिसका मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। टोटल सोल्यूशन का हम इससे पता करेंगे। जिस हिसाब से मैंने ग्राफ बनाया, हो सकता था ग्राफ ट्विस्टेड हो जाता है, जैसा मर्जी, वो तो ग्राफ की शक्ल बनी होगी बेटा, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कंक्लूड करें। इस ग्राफ की शक्ल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, इस ग्राफ की शक्ल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि कौन ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट है, ए या बी? आपने ये कैसे, किस बेस पे कहा? वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका, प्रेशर ज्यादा है प्योर फॉर्म में। वेरी गुड, तो इट इज मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। एंड इफ आई आस्क किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है? एक के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, क्योंकि जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वो ज्यादा वोलाटाइल है। और अगर मैंने पूछा कि मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके हैं? ठीक है जी, मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ। आप ये दो क्वेश्चंस लिख लो। मतलब स्कूल एग्जाम में तो यार सीधा क्वेश्चन आता है, गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। और कंपटीशन में मेरे को लगता है, ऐसे अभी तक पूछा नहीं, बट मुझे लगता है दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि ग्राफ की शक्ल देख के बताओ कि विच इज मोर वोलाटाइल, विच इज लेस वोलाटाइल, विच हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दो क्वेश्चन कल नोट नहीं हुए थे या हुए थे? नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। और कुछ कल बात चल रही थी, कमल कुछ चल रहा था कल क्वेश्चन, एक वो ध्यान आ रहा थोड़ा सा। यस मैम, वो आप बता रहे थे कि उसका मैक्सिमम होगा पी नॉट लेस। हाँ, अब यस, ये क्वेश्चन आपके एक बैच में डिस्कस हुआ। अब अगर मैं पूछूं इस सोल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या है? slightly less than P naught है। ये भी क्वेश्चन अभी तक कहीं मैंने देखा नहीं, पर मेरे मन से आता है, तो जैसे मैंने को लगा कि ऐसा बना सकते हैं। तो अगर तो ऑल इंडिया कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक ऑप्शन है पी ए नॉट, एक है पी बी नॉट, एक दो ऐसे ही फालतू सी बना दी, तो ठीक है, आपका आंसर पी ए नॉट है, क्योंकि ग्राफ का जो अपर लेवल है वो यहाँ है और लोअर लेवल यहाँ है। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर पी ए नॉट है, मिनिमम वेपर प्रेशर पी बी नॉट है। बट अगर क्लियरली देखा जाए तो यहाँ तो ये सोल्यूशन है ही नहीं है, यहाँ भी ये सोल्यूशन नहीं है। तो इस सोल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इज इट पी ए नॉट, स्लाइटली लेस देन पी ए नॉट? व्हाट इज द बेस्ट आंसर?
Slightly less than less than PA PA naught. Then PA naught. ठीक है, हालांकि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजों पे अभी हम नहीं पहुंचे कि मैं कहूँ हाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है, बट ठीक है, डिस्कस करने के लिए अब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस है। प्लीज लेट मी नो कि आपने ये डन कर लिया है। Yes, ma'am. अभी राउल्ट्स लॉ कल खत्म नहीं हुआ था, राउल्ट्स लॉ भी थोड़ा बचा है। आज भी समझो एक तरह से राउल्ट्स लॉ की आगे आगे चीजें पढ़ानी है। तो आज का हेडिंग बनाना कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। आज का हेडिंग बनाओगे कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। मेरे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। अगर मैंने ए और बी के इक्वल मोल्स लेके एक सोल्यूशन बनाया है, मैंने ए और बी के इक्वल मोल्स लेके एक सोल्यूशन बनाया है, तो बताओ ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है? हाफ। वेरी गुड। जब हम इक्वल मोल से स्टार्ट करेंगे तो दोनों की मोल फ्रैक्शन है हाफ, 0.5. मैंने सोल्यूशन बना लिया, मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी बनाऊं, मैंने इक्वल मोलर बना लिया। क्या आप ये कहोगे कि सोल्यूशन फेज में भी दोनों की मोल फ्रैक्शन सेम होगी? मतलब सॉरी मेरा क्वेश्चन गलत है, सॉरी। सोल्यूशन फेज में दोनों की मोल फ्रैक्शन सेम थी क्योंकि मैंने सेम ही बनाया। अब वो वेपर्स बना रहे हैं, ऊपर वेपर फेज इकट्ठा हो गया, दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, ए अलग है बी अलग है, दोनों के वेपर्स बन रहे हैं। क्या आप ये मानते हो वेपर फेज में भी दोनों की मोल फ्रैक्शन सेम ही रहेगी, दैट इज 0.5? नो मैम। तो आपके अकॉर्डिंगली अगर आप नो कह रहे हो तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? मैक्सिमम बच्चे क्लास में ये कह रहे हैं कि नहीं, बेशक आप इक्वल मोल से स्टार्ट करें, लेकिन जरूरी नहीं है वेपर फेज में उनकी मोल फ्रैक्शन सेम रहेगी। जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जो ज्यादा वोलाटाइल है, डेफिनेटली वो वेपर फेज में ज्यादा जाएगा। यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, वेपर फेज इज मोर रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। फेज इज मोर रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। तो जैसा कि +1 से आपके साथ अन्याय होता है कि रूल तो आपको भी आता होता है, पर आपको पता चलता है ये रूल तो पहले ही कोई अपने नाम लगवा गया है ना, तुम्हारा नाम लगा ही नहीं। तो ये रूल भी इसी तरह से आया जिसपे कोई लोग पहले ही अपना नाम लगवा गए। और हमारा हेडिंग मैंने अभी आपको शुरू करवाया कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। जो आपने अभी माना ना कि वेपर फेज इज मोर रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, वही चीज कैनोवेलॉफ बहुत साल पहले कह के जा चुका है। तो हमें इसे कोनोवेलॉफ रूल के नाम से जाना पड़ेगा। कोनोवेलॉफ्स रूल, एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर वेपर फेज इज ऑलवेज मोर रिचर इन द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। देखो आप भी यही कह रहे थे, देन द सोल्यूशन फेज। और इसकी एक और स्टेटमेंट, एक और तरीका बोलने का, mole fraction of more volatile component is greater in the vapor phase than the solution phase। जो ज्यादा volatile है उसकी जो mole fraction solution phase में, उससे ज्यादा उसकी mole fraction vapor phase में हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली वो ज्यादा volatile है, वो वेपर्स में ज्यादा जाएगा। बड़े आराम से ये दोनों डेफिनेशंस लिखें। लेकिन रॉल्स लॉ तो ये कह रहा था कि जो वेपर होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेपर प्रेशर की बात कर रहा था, पूरे सोल्यूशन की। यहाँ हमने पूरा सोल्यूशन छोड़ दिया, हमने सिर्फ वेपर फेज की कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। अभी इसको मैथमेटिकली भी मैं सारा प्रूव करूंगी। आरपीएस दी थी आपने, वो तो ध्रुव क्या बोला था बच्चे आरपीएस के लिए? हाँ, एक्चुअली ना थोड़ा सा रहा कि जैसे न्यू स्टूडेंट्स हैं बच्चे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, देखो मैं आपकी एक हेल्प कर सकती थी, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट्स के नोट्स भेज दिए। मेरे को जितने बच्चों के मैसेजेस आए ऑलमोस्ट भेज दिया। कोई एक दो अगर रह गए हैं, क्योंकि कोई अभी जाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं ब्रेक में भेजूंगी। तो लेकिन अभी कोई बच्चे कह रहे हैं उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि कैसे जाना है वेबसाइट पे, कैसे डाउनलोड करना है। तो बेटा उन सबके लिए आपको रिसेप्शन के नंबर्स मिले हुए हैं, आप उन पे कॉल करो। इवन मुझे भी नहीं पता कैसे जाना है, वरना मैं आपकी हेल्प कर देती। तो उनसे आप गाइडेंस लो, और कल तक सारे बच्चे आरपीएस 1 और 2 दोनों करके बैठेंगे। मेरी कोशिश है 2 का आज काम हो जाएगा, नहीं तो मैं बता दूंगी। आरपीएस 1 और 2, तो ध्रुव कल हम आरपीएस 1 और 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है ये बात? मैम हाँ जी बोलो जी। मैम जो आपने स्लाइड पे करवाया फिर से बता दो जी। मनन बता देते हैं। मनन वैसे इस स्लाइड पे तो ना मैंने कुछ लिखा हुआ है, बच्चों को नोट करने को बोल रही हूँ। इस स्लाइड पे मैंने ये समझाया है कि अगर हम 2 कंपोनेंट लेके सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन में थोड़ी देर बाद ऊपर वेपर सेट होते हैं, और मैं वेपर फेज को देख रही हूँ, आई एम सीइंग ओनली द वेपर फेज। तो जो ज्यादा वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब भी ज्यादा कि उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वो वेपर फेज में ज्यादा जाएगा। वेपर फेज इज मोर रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट देन द सोल्यूशन फेज।
और जो आपने डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन की एक बार बता दो। अभी ना अक्षिका, मैं इस मोल फ्रैक्शन वाली डेफिनेशन को ना एक न्यूमेरिकल से प्रूव करूंगी, बस ये नोट कर लो और मैं अभी एक न्यूमेरिकल पे आती हूँ। मैम इसका ऑपोजिट भी तो उसी इंस्टेंट पे ट्रू होगा कि जो मोर वॉलेटाइल है उसके कम मोल फ्रैक्शन होगी, जो लेस वोलेटाइल है उसकी कम मोल फ्रैक्शन होगी। ओके बिल्कुल ठीक जी। हाँ जी बच्चे, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओ हाँ, नेक्स्ट स्लाइड तो भी बनानी है। अच्छा चलो फिर सुनो बड़े ध्यान से। अभी तक तो ना मैंने आपको थ्योरी समझाया कि वेपर फेज में क्या होता है, अब मैं उसका न्यूमेरिकल पार्ट समझा रही हूँ। डिस्टरबेंस है, म्यूट करो म्यूट करो। CPU वर्सेस CPU लग रहा है बैटल रॉयल। थैंक यू। कौन है? क्या? आदित्य, म्यूट योरसेल्फ। Let YA is mole fraction of A इन वेपर फेज। किसी बच्चे ने अगर कल का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करा है, और ये रिवाइज करना ही है, प्लस 2 में तो और जरूरी है, प्लस 1 में भी बहुत जरूरी था, खैर बिना रिवीजन के क्लास में नहीं बैठना है, प्लस 2 में तो इतना इंटरकनेक्टेड है कि आपको रिवाइज करना ही है। किसी को याद है कल मैंने एक्स से क्या बताया था? व्हाट वाज एक्स से? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, मैंने पहले दिन बोला टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखोगे, टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज मत होना वरना ये चैप्टर चला जाएगा, अदरवाइज ये बहुत आसान है। वाई ये मैंने बोल दिया वेपर फेज, आज मैं वेपर फेज के पीछे पड़ गई हूँ, तो ऑफ कोर्स फिर अगर मैं पूछूं वाई बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। देर के लिए सोचो कि मैम सोल्यूशन फेज से हट गई है, मैम सिर्फ वेपर फेज पे कंसंट्रेट करिए, मैम सिर्फ वो गैसियस पोर्शन पे कंसंट्रेट करिए। तो अगर वो गैसियस मिक्सचर है तो मैं उस पर डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं। याद करो डाल्टन्स लॉ, और अगर याद आए डाल्टन्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या था? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अभी ये मत लिखना, एक मिनट रुकना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, है ना? ये आपने प्लस 1 में पढ़ा। अब मैं एक्स से तो लिख नहीं सकती, वो तो मैंने सोल्यूशन फेज माना हुआ है, तो क्या मैं एक्स से की बजाय वाई ए लिख दूं? चलेगा? क्योंकि मैं तो वेपर फेज पे बात कर रही हूँ। तो मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज के लिए मैं बहुत ही क्लियर रहती हूँ पूरे चैप्टर में। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ कैन आई राइट पीए इज वाई ए इनटू पीटी? याद आया ये फॉर्मूला प्लस 1 में यूज करा? यस मैम। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वाई ए बताओ, वाई ए का फॉर्मूला क्या बना? पीए बाय पीटी। और पीए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर P नॉट A into X बाय पीटी, और पीटी इक्वल टू P नॉट A बोल लिया P करो। नॉट A P नॉट A प्लस P नॉट प्लस P नॉट B प्लस प्लस P नॉट। अच्छा अब बताओ वाई बी के फॉर्मूला क्या होगा? P नॉट B by B into B upon B X A प्लस P नॉट B X P नॉट X। जितना तुम बोलोगे ना तुम्हें आएगा, टीचर को तो आता ही होगा ना, तभी उसको यहाँ बिठा रखा ना, चल पढ़ा दे। तुम लोग बोलते हैं, तुम लोग ये क्या बोलना, ये क्या बच्चों की तरह बोलना, बच्चों की तरह ही रटना पड़ता है, तभी रटा जाएगा। ठीक है जी। तो आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज इसके बोलने की कोशिश करी। कैन आई सिंपली राइट 1 माइनस वाई है? क्योंकि ये तो हमेशा ही ट्रू है ना कि वाई ए प्लस वाई बी का सम क्या होगा? 1। अब क्वेश्चंस पे ध्यान देना, कल हम सोल्यूशन फेज की कंपोजिशन निकाल रहे थे। जब कोई क्वेश्चन में कहता सोल्यूशन फेज मतलब एक्स से एक्स बी निकालो, जब कोई कहता वेपर फेज मतलब वाई ए वाई बी निकालो, और दोनों के फॉर्मूलाज थोड़े अलग है। ठीक है, एक्स से एक्स बी वाई ए वाई बी, इसको नोट करो। अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें ये सारा न्यूमेरिकल पार्ट समझाऊंगी, और इससे कैनावेलॉफ रूल का मैथमेटिकल प्रूफ भी अभी मैं तुम्हें दूंगी। ये नोट कर लो, और अगर नोट हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना। रिया आप ऑडिबल नहीं थे। मैम मैं बस यही कह रही थी, हो गया मैम।
चलो जी, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी, कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी, तो करो जरा सॉल्व। Vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively. Find XA, XB, YA, YB. PT 600 mm Hg. मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा। आप दृश्य बस 1 मिनट के लिए बच्चे नोट कर ले, फिर दिखा देती हूँ बेटा। सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करना शुरू करो। ये पकड़ियो, पीटी है, पीटी तो उसने लगानी नहीं, रहने दे, इंग्लिश और मैथ्स लगेगा। ये लो दृष्टि। थैंक यू मैम। हो गया बच्चे, डन? यस मैम। एक्स ए एक्स बी जैसे कल सिखाया था वैसे निकालने हैं, वाई ए वाई बी अभी बताए फॉर्मूलास। XA 0.4, XA 0.4, XB 0.6। पुरु आपके भी YA आंसर 0.3 और 0.6। क्या बात है, पुरु को पीटीएम से बड़ा डर लगता है, रोज ये कह देना चाहिए कि पुरु की पीटीएम है पुरु, फिर पढ़ते हो तुम। गुड, वेरी वेरी गुड, ये ठीक है, पीटीएम रखा करेंगे अब हम तुम सबके। चलो जी, जितने आंसर अभी तक आए वो बिल्कुल ठीक आए हैं, वेरी वेरी गुड गौरेश, पुरु। अभी पीटी का फॉर्मूला, चाहे आप ये पीए नॉट एक्स, किसी से डिस्टरबेंस है, काइंडली चेक एंड म्यूट प्लीज प्लीज, नहीं तो मुझे बता दो किससे आ रही है। अच्छा, इसको 1 माइनस एक्स से लिख देते हैं ना, या फिर जो दूसरा फॉर्मेट मैंने कल बताया था वो यूज कर लो, जो भी तुम्हें पसंद आया हो। इससे एक्स से बताना, एक्स से कितना है? 2/5 0.4। ठीक है जी। और एक्स बी फिर ऑब्वियसली 0.6 हो गया, क्योंकि दोनों का सम 1 है। अब मैंने YA निकालना है, हो सकता है आप कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी कर रहे हो तो ध्यान देना। YA कैसे आएगा? YA इज PA बाय PT। अब PA आपके पास है 450 इंटू XA, XA की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 0.4, और PT के लिए अब आपको दिया ही हुआ है 600, तो आप क्यों लंबे चौड़े PA PB डाल रहे हो, जब पता ही है PT 600। और हाँ जी, YA कितना है? 0.3 आई गेस है ना, और YB वो उससे सब्ट्रैक्ट कर लो। ये छोटी छोटी चीजें हैबिट डालो क्वेश्चन फास्ट करने की, कि जो हो सकता है, ठीक है, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, चाहे वो वेपर फेज की बात है चाहे सोल्यूशन फेज की बात है, सम तो 1 ही रहेगा, तो YB आ गया 0.7। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, आंसर मैच कर लो, प्लीज लेट मी नो किसी को कोई डाउट। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो मैं एक जी। बार पिछली स्लाइड दिखा दो। अभी दिखा देंगे। अच्छा जी, और इससे ना मैं कैनोवेलॉफ रूल आपके लिए प्रूव कर रही हूँ। अब कैनोवेलॉफ रूल क्या कहता है उसको सुनो बड़े ध्यान से। कैनोवेलॉफ, अच्छा पहले कैनोवेलॉफ रूल को कैसे प्रूव कर रहे हो, देखो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, विच इज मोर वोलाटाइल कंपोनेंट? बी, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब वो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है। जो पता कैनोवेलॉफ ने क्या कहा, जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है उसकी जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में होगी, अक्षिका सुनना आप ध्यान से, उससे ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसकी वेपर फेज में होगी। क्या कहा इसने? जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है उसकी जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में होगी उससे ज्यादा वेपर फेज में होगी। अब बताओ बी की मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में कितनी है? 0.6 और वेपर फेज में कितनी है? 0.7। वो हो गया ना कैनोवेलॉफ। और कुछ बच्चों को पहले कैनोवेलॉफ गलत समझ आएगा, आप सही समझो। बी की ए से कोई लड़ाई नहीं है, ए से मतलब नहीं है, बी का मतलब बी से है। जो इसकी मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में है
उसके कंपैरिजन में उसकी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज मोर इन वेपर फेज देन इन इट्स सॉल्यूशन फेज, और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर फेज इज मोर रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, कैनोवलॉफ रूल ना, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे ना तो वहां कैनोवलॉफ रूल का नाम नहीं है। तो कोई बच्चा कहता है कि मैम ये तो आप एक्स्ट्रा करा रहे हो, कैनोवलॉफ का नाम तो है ही नहीं है। आप एनसीईआरटी चेक करो, एनसीईआरटी का ये जो सॉल्व एग्जांपल है इसके नीचे एनसीईआरटी ने कंक्लूड करा है, कैनोवलॉफ की स्टेटमेंट ही कंक्लूड करी है, बस उसका नाम नहीं दिया। ये देख लो बेटा, किसको पिछली स्लाइड चाहिए थी? मैम हाँ जी बोलो जी। मैम अभी आप समझा नहीं रहे थे मैम ये रूल, मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, एक बार प्लीज मैम फिर से समझा दो। कौन सा वाला रूल बच्चे? जो समझा रहे थे मैम, ये अभी हाँ बोलो कौन सा बेटा? मैम कैनोवलॉफ रूल। कैनोवलॉफ रूल की जब मैं स्टेटमेंट समझा रही थी या जब अब न्यूमेरिकल के साथ समझा रही थी? मैम स्टेटमेंट समझा रहे थे मैम। जब स्टेटमेंट में हमने ये समझाया कि जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो वेपर फेज में ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से समझाई थी। देखो क्वेश्चन में तुम मुझे बता सकते हो विच इज मोर वोलेटाइल, ए और बी? कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए और बी, इस प्रेजेंट क्वेश्चन में? कौन ज्यादा वोलेटाइल है? चलो बच्चे मैं थोड़ी देर में ना तुम्हें फिर से समझाऊंगी। आई थिंक अभी आप फिर से कनेक्शन जा रहा है तुम्हारा बार बार। अच्छा चलो, अब ना अभी तक हम राउल्स लॉ पे ही घूम रहे थे, पर राउल्स लॉ का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो गया, एक तरह से राउल्स लॉ डन है, जितने मर्जी क्वेश्चंस करो। अब राउल्स लॉ से रिलेटेड एक टॉपिक होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। राउल्स लॉ से लिंक्ड होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो मेक अ न्यू टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं सिंपली बोलूंगी कि राउल्स आइडियल वो होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल वो होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये फॉलो कहाँ करना है? ट्विटर पे, इंस्टा पे, कहाँ फॉलो करना है? सॉल्यूशन बोलो। सॉल्यूशन में फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब क्या है? क्योंकि ना ये जो टॉपिक अभी शुरू हो रहा है ना, मैं दो बातें इस टॉपिक के बारे में बोलूं। बहुत आसान है, सोते सोते भी समझ आ जाएगा, कनेक्शन चला गया तब भी समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है। और लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो हाथों की थोड़ी मालिश कर लो, लिखना ज्यादा पड़ेगा। लेकिन ना कई बार कोई बच्चा कुछ सुनने समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर तुम स्कूल में ये लिख के आओगे ना, आइडियल विच फॉलोज राउल्स लॉ, नॉन आइडियल विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, स्कूल वाले तो पूरे नंबर दे देंगे, ठीक लिखा तुमने। आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। बट मेरा क्वेश्चन है, इसको फॉलो करने का मतलब क्या है, उसको ध्यान से समझना। मैं कहती हूँ किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करने के दो तरीके। किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करने के दो तरीके हैं, बता सकते हो कौन से दो? आइडियल और नॉन। एक तो वो जो आपने कल मीटर से बताया था उससे कर लेंगे। मैनोमीटर, मीटर सा नहीं, मैनोमीटर। वेरी गुड। मैनोमीटर। एक तो मैनोमीटर, बहुत अच्छी बात इसने पहले पकड़ ली कि मैनोमीटर लगा दो जी, एक्चुअल प्रेशर तो आ ही जाएगा। और दूसरा जो आपने राउल्स लॉ से बताया कि अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। क्या बात है, प्लस टू में मैं देख रही हूँ बच्चे इंटेलिजेंट ही बहुत हो गए। दूसरा वेरी गुड, जो मैंने राउल्स लॉ से कैलकुलेट करा है। देखो ना, अब आप ध्यान से ठंडे दिमाग से सुनो, टॉपिक बहुत इजी है, पर उसको भी अगर गलत ले लोगे तो मुझे बहुत दुख होगा कि इतने आसान टॉपिक को वेस्ट कर दिया तुमने। कोई एक सोल्यूशन बनाया हमने ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करके, उसका वेपर प्रेशर चेक करने के दो तरीके। एक तो जी मैनोमीटर लगा दो, मैनोमीटर सच सच बता देगा इसका वेपर प्रेशर कितना है, वो तो उसका है एक्चुअल वेपर प्रेशर। दूसरा तरीका क्या है, आपको उसकी अगर पीए नॉट पीबी नॉट पता है, एक्स एक्स बी यानी कॉम्पोजिशन पता है, आप राउल्स से निकाल लो। ये हो गया कैलकुलेटेड यानी राउल्स वाला। अगर तो कैलकुलेटेड और एक्चुअल बराबर है, मतलब ये आइडियल है, मतलब इस पे राउल्स लॉ लगाया जा सकता है, मतलब जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर है वही इसका एक्चुअल है। और जो नॉन आइडियल है, मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल विच, बेटा ये विच ऐसे लिखती हूं, नए बच्चे ध्यान से देखो, विच फॉलोज राउल्स लॉ।
और फॉलो कहाँ करना है, इंस्टा या ट्विटर पे जाके नहीं, फॉलो करने का मतलब है पी एक्चुअल जो कि आपने मैनोमीटर से लिया हुआ है, इज पी कैलकुलेटेड, किससे कैलकुलेटेड, बाय राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में क्या लिखेंगे, which not follows law. Which not follows. follow Raoult's law। इसका मतलब एक बात तो तय है कि यहाँ P एक्चुअल P कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आएगा। ध्यान से वापस समझ लो, P एक्चुअल है जो मैनोमीटर से उसका एक्चुअल प्रेशर आपने एक्सपेरिमेंटली देखा है, और P कैलकुलेटेड है, जतिन थोड़ा म्यूट करना, आई गेस माइक से डिस्टर्बेंस है, P कैलकुलेटेड है जो राउल्ट्स लॉ कह रहे हैं। अच्छा, अब दो बातें हो सकती हैं, नॉन आइडियल की दो टाइप्स हो सकती हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पता कैसे, अब देखो, जो राउल्ट ने कहा, जो राउल्ट से कैलकुलेट कर रहे हो एक्चुअली भी वही प्रेशर है, फिर तो आइडियल है, पर जो राउल्ट ने से कैलकुलेट कर रहे हो एक्चुअली वो नहीं है, तो दो बातें हो सकती है, या तो उससे ज्यादा या उससे कम। अगर सोल्यूशन का एक्चुअल वेपर प्रेशर राउल्ट से ज्यादा है तो पता क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अगर सोल्यूशन का एक्चुअल वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स ने कहा उससे कम है, नेगेटिव डेविएशन। वेरी सिंपल टू लर्न, राउल्ट से ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट से कम नेगेटिव डेविएशन। अब सुनो, राउल्ट कहता है 600 आना चाहिए, मैनोमीटर भी बता रहा है 600 ही है, कौन सा सोल्यूशन हुआ ये, आइडियल। राउल्ट्स ने कहा 600 आना चाहिए, एक्चुअली मैनोमीटर दिखा रहा है 700 आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सोल्यूशन। वेरी गुड। राउल्ट्स ने कहा 600 आना चाहिए, एक्चुअली 550 ही है, नेगेटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहले इन बातों को समझने की कोशिश करो। नॉन आइडियल दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा, नेगेटिव डेविएशन में कम, ठीक है। यहाँ लिखना है तो लिख भी सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन में पी एक्चुअल ग्रेटर पी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड जब भी मैं बोलूंगी मतलब जो राउल्ट्स ने कहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूं, एक सेकंड का मुझे बस टाइम देना, फिर एक सेकंड का मुझे टाइम दो। एक्चुअली क्या करना है, इसके बाद ना बच्चे आपने ना अपनी कॉपी में ना डिफरेंस टेबल बनाना है। मैं अभी दिखाऊंगी कैसा बनाना है डिफरेंस टेबल, लंबा चौड़ा डिफरेंस टेबल, शायद 2 पेजेस लग जाए आपके। डिफरेंस टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम होंगे, आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मेरा सजेशन आपको है कि अपनी कॉपी को टिल्ट कर लो, अपनी कॉपी को टिल्ट कर दो, उसमें 3 कॉलम ऐसे बना लेंगे, आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव। मैंने अगले पेज पे थोड़ा बनाया, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, पर उसको कॉपी को टिल्ट कर लेंगे और पूरा आप डिफरेंस टेबल ही बनना है इस लेक्चर में जितना भी टाइम बचे। अब आप बोलो, कोई कुछ कह रहा था, बोलो। कैलकुलेटेड नहीं समझ आया? कैलकुलेटेड वो है जो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, और एक्चुअल वो है जो मैनोमीटर की रीडिंग से पता चल रहा होगा। हैव यू डन विद दिस स्लाइड? यस मैम। अब जरा ध्यान से देखो कि मैं ये सब रब कर रही हूँ, तुम्हारे लिए दोबारा से बनाया जाएगा तभी तुम्हें समझ आएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन ना व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ऐसे कॉपी टेढ़ी करके 3 कॉलम जरूर बना लो, कॉपी टेढ़ी करके 3 कॉलम जरूर बना दो। और देखना कैसे बनाया, पहले मैंने आइडियल लिखा है, फिर थोड़ा सा ऊपर नॉन आइडियल लिखा है, और आइडियल के बराबर में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन डाल दिया। इस पेज पे, इस डिफरेंस टेबल में, इस पेज पे मैं ये डिस्कस करूंगी कि कैसे आइडियल और नॉन आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर अगले पेज पे डिस्कस करूंगी ऐसा क्यों। अभी मैं ये डिस्कस करूंगी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कॉपी टेढ़ी करके प्लीज एक टेबल बनाएं। आइडियल, अब बताओ आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड? बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। P actual is equal to P calculated। लास्ट टाइम बता रही हूँ, एक्चुअल जो मैनोमीटर से कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड जो राउल्ट्स लॉ से देखा जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन में P actual is लेस देन P
कैलकुलेटेड। अब ना मैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, बड़े मजेदार है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। जब आप आइडियल सोल्यूशन के दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे ना तो कोई हीट चेंज नहीं आएगा। हीट चेंज कैसे आता है, याद करो 10th क्लास, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालेंगे, कोई हीट चेंज फील होता था? सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालो, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला है, कोई हीट चेंज फील होता था? होता था, वेरी गुड। और गर्म हो जाता था मतलब एक्सोथर्मिक है, आप वेसल को टच करते थे गर्म। अब मैं आपको बताने वाली हूँ तीनों कैटेगरीज में हीट चेंज कैसे, बड़े ध्यान से बड़े आराम से सुनना। जब तो आइडियल का डेल्टा एच मिक्सिंग, सिंबल्स पकड़ो, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, मिक्सिंग मतलब जब इसके कंपोनेंट मिक्स करोगे ये जीरो आएगा। हियर डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, ना टेम्परेचर बढ़ा ना कम हुआ, ना रिएक्शन एंडो ना एक्सो, कोई हीट चेंज आया ही नहीं। किससे डिस्टर्बेंस है, प्लीज म्यूट कर लो, थैंक यू। यहां डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है और यहां डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे एक्सप्लेन करना है, यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है। अब मेरे को बताओ पेपर में पता है इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन आता है हमने एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट ए और बी मिक्स किए, सोल्यूशन अपीयर्स टू बी वार्मर, हमें टच करने पे गर्म लगा, बताओ कौन सी डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, गलत पढ़ते हो आप इसको। गरम लगा मतलब हीट बाहर आई, हीट बाहर आई मतलब एक्सो मतलब नेगेटिव। दोबारा पूछती हूँ, मैंने ए और बी दो कंपोनेंट मिक्स किए और सोल्यूशन मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा, इट अपीयर्स टू बी वार्मर ऑन टचिंग, व्हिच डेविएशन? चली गई, हीट अंदर चली गई, पर एक्सोथर्मिक में हीट बाहर आई। तो मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ कि पेपर में कैसे पूछते हैं। तो पेपर में यहाँ ऐसा लिखा होता है कि जब पॉजिटिव डेविएशन है सोल्यूशन अपीयर्स टू बी कूलर, थोड़ा सा ठंडा लगता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, और यहाँ सोल्यूशन अपीयर्स टू बी वार्मर, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है जी। और आइडियल में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना गर्म ना ठंडा, जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा। एक और करेक्टरिस्टिक, डेल्टा वी मिक्सिंग, वी से वॉल्यूम है, डेल्टा मतलब चेंज ऑन मिक्सिंग। एक्चुअली जब आप इनके रीजन ना थोड़ी देर में आएंगे, एक तो वो म्यूट कर ले जिससे मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, आई डोंट नो हु इज। अगर ये ना भी करेक्टरिस्टिक है, मैं इन सबके रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों है, पर पहले करेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन को पहचानो। पेपर में क्वेश्चन कैसे है, यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, इस बात को समझो। अगर 20 ml ए कंपोनेंट लिया, 20 ml बी कंपोनेंट लिया, टोटल मिक्स कर दिया, टोटल 40 ml ही आएगा एग्जैक्टली। पर अगर वो पॉजिटिव डेविएशन वाला हुआ ना, पॉजिटिव डेविएशन वाला हुआ तो पता वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब है, सुनना बड़े ध्यान से। अगर मैंने 20 ml ए 20 ml बी मिक्स किया तो 40 आना चाहिए था, पर पॉजिटिव डेविएशन में ना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 40.2 ml 40.5 ml लाइक दिस। लेकिन नेगेटिव डिवीजन में पता क्या होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा, 20 + 20 40 होना चाहिए, 39.9 39.7 लाइक दिस। ठीक है, 39.5 व्हाटएवर। सो मैं आपको क्या समझा रही हूँ, डेल्टा वी एक और करेक्टरिस्टिक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट द सॉल्यूशन शोज द वॉल्यूम शोज स्लाइट एक्सपेंशन, which deviation is this? Positive deviation. Positive deviation, very good। और ऐसा नहीं है कि 20 और 20 मिक्स करोगे तो 15 रह जाएगा, ऐसा कोई नहीं आ रहा, जरा सा स्लाइट। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है यानी स्लाइट एक्सपेंशन। और दूसरे में क्या लिखना चाहिए मुझे, कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन। अभी ना मैं आपको करेक्टरिस्टिक बता रही हूँ कि पेपर में बच्चा पहचान पाए कि ऐसा लिखा है, मुझे कौन सी डेविएशन पकड़नी है, इस तरह से। एक मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ये सॉल्यूशंस में डेल्टा एस मिक्सिंग का साइन क्या होगा, पहचानते हो? डेल्टा एस याद आ रहा है, +1 में कुछ पढ़ा था, एंट्रोपी। तो सोचो इनका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, पहले में, दूसरे में या तीनों में?
अब्बाश, वेरी गुड पुरु। क्योंकि देखो एंट्रोपी क्या थी और डिसऑर्डर, रैंडमनेस, और क्लियरली लिखवाया था इंटरमिक्सिंग पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ जाती है, बढ़ती है, इंटरमिक्सिंग पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो डेल्टा एस सबका क्या आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस सबका आएगा पॉजिटिव। और इसी तरह से ब्यूटीफुली ये सोचो, इनका डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। पहले बताओ, तीनों में नेगेटिव या स्पेसिफिकली किसी तीनों में नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस। देखो बन तो रहे हैं ना, तीनों सोल्यूशन बनाए तो है ना दुनिया में। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आइडियल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्ट तो तीनों ही कर रहे हैं। जब तीनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब तीनों का डेल्टा जी क्या होएगा? नेगेटिव। तीनों का डेल्टा जी क्या होएगा? नेगेटिव। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा स्लाइड मिनिमाइज करती हूँ, और ऐसे आप एक पेज पे कंजूसी मत करना मेरी तरह, आराम से 2 पेज पे जाना। मेरे 3 पेज की स्लाइड्स बनी है इसकी, ठीक है? तो आराम से लिखो, बट मैं चाह रही थी सारे करेक्टर्स इकट्ठे हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। तो और ना स्कूल एग्जाम में आता है ना, या कोई बच्चा क्लास मिस कर देता है, ठीक है, तो दूसरा पूछता है भी क्या कराया मैडम ने आज? कहे मैडम ने कुछ नहीं कराया, तो बड़ा आसान सा टॉपिक था। कहते क्या? कहती मैडम कहती है सोल्यूशन ना 2 तरह के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल 2 तरह के फर्दर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव करते जाना, नेगेटिव में सब कुछ नेगेटिव करते जाना। लेकिन आप याद रखना, डेल्टा है सबका पॉजिटिव है, बिकॉज एंट्रोपी बढ़ती है मिक्सिंग पे, और डेल्टा जी सबका नेगेटिव है, डेल्टा जी सबका नेगेटिव है। ठीक है जी। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल के करेक्टरिस्टिक्स है। एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। अभी तक मैं सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स समझा रही थी, मैंने बिल्कुल ये नहीं समझाया ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड। अब मैं इस स्टोरी को समझाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये भी समझाऊंगी। ये स्टोरी ना मैं 3 बार समझाऊंगी, मतलब 3 अलग अलग तरीकों से समझाऊंगी, ठीक है? फिर भी अगर 3 बार में भी समझ नहीं आएगी तो आप जरूर मेरे से पूछोगे कि मैम आप समझा दो, ठीक है? तो पहले बताओ। हाँ जी, आप बता सकते हो आपने अभी ये क्या कराया मैम? क्या हो गया बेटा? बोलो। आप बता सकते हो आपने अभी तक मैम क्या कराया? मैम मेरा नेटवर्क चला गया। बेटा कब गया था? वो न्यूमेरिकल नहीं कराया था, पेपर प्रेशर वाला मैम? ओहो, फिर तो बहुत ही देर से गया हुआ है। बच्चे कोशिश कर लो। मैं ना अभी यहाँ से शुरू कर रही हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? मैंने एक्चुअली उस न्यूमेरिकल के बाद तो काफी कुछ करा दिया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी करा दिया। अभी आप सुन लो आराम से, कोई डाउट ज्यादा दिक्कत आई तो फिर किसी शाम के बैच में आ जाना, वैसे इतनी आएगी नहीं, अभी आराम से सुन लो। अब मैं आप सबको ये प्रूव करने वाली हूँ, 3 टाइम्स ये प्रूव करूंगी कि कोई सोल्यूशन आइडियल क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, इस कहानी का लॉजिक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है। हमने तो ए और बी 2 कंपोनेंट लिए, मिक्स कर दिए। मेरा दिल किया मैंने इथेनॉल में पानी डाल दिया, सोल्यूशन बना दिया। मेरा दिल किया मैंने एसीटोन में इथेनॉल डाल दिया, सोल्यूशन बना दिया। समझो, मैंने कोई भी 2 कंपोनेंट लेके सोल्यूशन बनाए, बट सोल्यूशन मिक्स करने पे आइडियली बिहेव करेगा या नॉन आइडियली, वो किस पे डिपेंड करता है? आंसर, वो डिपेंड करता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कल मैंने आपको बताया था शायद कि आपको कंसंट्रेशन टर्म्स एटलीस्ट अपने नोट्स से जरूर पढ़नी है, ठीक है? आपको सबको नोट्स भी मिल गए होंगे आई गेस, और सबने पढ़ भी ली होंगी। कोई डाउट होगा या नोट्स नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगी। आज के लिए क्या है, आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जरूर याद करने। उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आपकी सिनॉप्सिस में है, ठीक है? और कोई नया स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, आप एनसीईआरटी स्टेट्स ऑफ मैटर खोलना, शुरुआत में ही आपको मिल जाएंगे। डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डिस्पर्जन, एज ए स्टोरी उसको पढ़ लेना बस 1-2 बार, दैट्स इट, दिस विल वर्क। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जरूर है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे बोलना चाहिए है, तभी दुनिया टिकी हुई है, वरना दुनिया ने टिकना नहीं था। हमें बस उसको नेम करना पड़ता है। तो मान के चलो ए कोई कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी लिक्विड है, बी भी कोई लिक्विड है। आप ए में अपनी कुछ इंटरेक्शंस होंगी, लेट दे आर ए इंटरेक्शन। जैसे आप ऐसे समझो, मैंने कहा मैंने बेंजीन और टॉलिन मिक्स कर दिया, आपको याद है बेंजीन नॉन पोलर है, तो उसमें होंगी डिस्पर्जन फोर्सेस, तो वो होगी उसकी ए इंटरेक्शन। टॉलिन भी नॉन पोलर है, उसमें भी डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, उसको दे दिया हमने नाम बी इंटरेक्शन। बात ये है, 2 कंपोनेंट है ए बी,
ए की जो खुद की इंटरेक्शन है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसका नाम रख दिया ए इंटरेक्शंस, जो बी की है बी 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 हाइफन बी इंटरेक्शंस। ये सारा खेल, ये सारी गेम इंटरेक्शंस खेल रही है। जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो एक नए इंटरेक्शंस आएंगे। कैन यू नेम देम? कौन सी नई इंटरेक्शंस आएंगी? ए बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शंस। अब देखो ना, दुनिया में कुछ भी हो सकता है ए बी इंटरेक्शन ए या बी बी जैसी हो सकता है ए बी इंटरेक्शन ए या बी बी से स्ट्रॉन्गर हो या वीकर हो, कुछ भी हो सकता है, और वही कहानी डिसाइड करेगी फाइनली सोल्यूशन क्या बनने वाला है। अगर तो भाई ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जैसी ही ए बी इंटरेक्शन है, मतलब तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ए बी इंटरेक्शन आर सिमिलर टू ए और बी बी, तो सोल्यूशन कंपोनेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। मैं बैठी हूँ, मेरी सहेली मेरे साथ आके बैठ गई, बिल्कुल मेरे जैसी है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है जी एक जैसा ही चल रहा है, तो वो बिल्कुल परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन बनेगा। आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, जितना वेपर प्रेशर राउल्ट्स कैलकुलेट कर रहा है उतना ही, यानी राउल्ट्स का जो कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ी है कि वो इंटरेक्शंस को कंसीडर नहीं कर रहा। अगर तो इंटरेक्शन सेम ही है, जैसी ए जैसी बी बी वैसी ए बी, ठीक है, तो आइडियल। और इसमें एनर्जी चेंज का क्या पता, जब सोल्यूशन बनता है ए फोर्सेस टूटेंगी, बी की फोर्सेस टूटेंगी और ए बी की फोर्सेस बनेंगी। +1 याद करो, whenever a bond is broken energy is required and whenever a bond is formed, a new bond is formed, energy is released। जब आप एक सोल्यूशन बना रहे हो तो ए और बी इंटरेक्शन को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो नई इंटरेक्शंस आएंगी ए बी, उसमें एनर्जी रिलीज होगी। पता है यहाँ कैलकुलेशन क्या बैठेंगी, ए या बी को तोड़ने में लेट अस सपोज 100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। जब ए बी इंटरेक्शन बनी, क्योंकि वो भी सेम ही थी, तो 100 किलो जूल ही रिलीज हो गई। अब सोचो, +100 आपने दी, -100 रिलीज होगी, डेल्टा एच तो 0 ही रहा ना, इसलिए आइडियल सोल्यूशन का डेल्टा एच 0 होगा। तीसरी बात, आइडियल सोल्यूशन में ना तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हुई कंपैरेटिव टू ए और बी, ना वीकर हुई, जैसी थी वैसी रही, तो वॉल्यूम में कोई चेंज आने की संभावना नहीं है, जैसे बैठे हैं वैसे ही इकट्ठे आके बैठ गए, बस अलग अलग बैठे थे इकट्ठे आके बैठ गए, डेल्टा वी मिक्सिंग 0। चलिए एक और केस लेते हैं। यहां क्या हो रहा है, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शंस के कंपैरिजन में ए बी इंटरेक्शन वीकर है। सुनो ध्यान से, ए और बी के कंपैरिजन में ए बी इंटरेक्शन वीकर है। सोचो इंटरेक्शन वीकर हो रही है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो कौन सी डेविएशन आएगी? पॉजिटिव डेविएशन। जैसा हमने कहा उससे ज्यादा आया वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, अब एनर्जी कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि आपने कहा ए बी इंटरेक्शन वीकर है, देन ए और बी तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, रिलीज कम हुई। तोड़ने में मान लो +400 देनी पड़ी, रिलीज हुई सिर्फ 300, +400 -300 दैट इज +100, यानी डेल्टा एच हुआ पॉजिटिव, अंदर एनर्जी खर्च हो गई, आपको वो ठंडा लगने लग गया, सोल्यूशन अपीयर्स टू बी कूलर। तीसरी बात, मॉलिक्यूल थोड़े से वीकली हेल्ड हुए, इंटरेक्शन कम है, वीकली हेल्ड हुए, तो आपको क्या लगता है वॉल्यूम एक्सपैंड होगा या कंट्रैक्ट होगा? एक्सपैंड होगा, डेल्टा वी है पॉजिटिव। तीसरी कहानी सुन लो, ए और बी को मिक्स करा, मिक्स करने पे नई इंटरेक्शन आए ए बी विच वर फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर। ए बी इंटरेक्शंस ए और बी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है, तो व्हाट डू यू थिंक, वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्यूशन विल शो नेगेटिव डेविएशन। अब क्या हो रहा है, ए को तोड़ने में कम एनर्जी लगी है, पर ए बी इंटरेक्शन तो स्ट्रॉन्गर आ रही है, एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है। मान लो देनी पड़ी थी आपको सिर्फ 300, रिलीज हो गई -400, रिलीज तो नेगेटिव साइन होता है ना, +300 दी, -400 रिलीज हुई, डेल्टा एच नेगेटिव आया, हीट बाहर आ रही है, गर्म लग रहा है आपको वेसल, सोल्यूशन अपीयर्स टू बी वार्मर, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो व्हाट अबाउट डेल्टा वी? डेल्टा वी नेगेटिव, कंट्रैक्शन हो गया नेगेटिव, ठीक है जी। तो मैंने 3 केसेस से तीनों स्टोरी समझाई। पहले रही बात डेल्टा एस, मैंने पहले बोला जब आप मिक्सिंग कर, मिक्सिंग तो हो ही रही है ना सोल्यूशन बनाने के लिए ए और बी की, इंटर मिक्सिंग का डेल्टा एस पॉजिटिव, और सोल्यूशंस तो बन ही रहे हैं ना, चाहे जैसे मर्जी बन रहे हैं, और स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ठीक है जी। ये मैंने आपको इसकी स्टोरी, जिसको मैं एक्सप्लेन मतलब आगे लिखवाऊंगी अगले पॉइंट्स में, बट फर्स्ट लेट मी नो कोई आपका डाउट, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो। मैम नोट हो गया बच्चे? हाँ बोलो पुत्र। मैम ये डेल्टा एच जो आपने बताया ना, वो एक बार से रिपीट कर दो प्लीज। बड़ा आसान है, मैं अभी रिपीट करती हूँ जिया। हमने ना क्या एक्चुअली ना, पहले आप ये सोचो भी, जब कोई सोल्यूशन बनता है तो एनर्जी चेंजेस कैसे आते हैं। सॉल्यूट की
की आपस की इंटरेक्शन टूटेंगी, सॉल्वेंट की आपस की इंटरेक्शन टूटेंगी और सोल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के बीच में घुसेंगे, यानी नए फोर्सेस बनेंगे। तो कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ सॉल्यूशन, AA या BB कंपोनेंट्स के आपस के बॉन्ड्स टूटेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें एनर्जी देनी पड़ेगी और AB इंटरेक्शंस यानी नए बॉन्ड्स बनेंगे। अगर जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड्स को तोड़ने में AA या BB की, उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है AB बॉन्ड बनने में, तो नेट डेल्टा H क्या आएगा? मैम 0 हो गया अगर इक्वल हुआ तो वो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर पॉजिटिव डेविएशन है, वहां पता क्या होता है, रिजल्टिंग इंटरेक्शन वीकर बन रही है, तो नए फोर्सेस वीकर आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज कम हो रही है, एब्सॉर्ब ज्यादा हुई थी। और नेगेटिव डेविएशन में उल्टा हो जाएगा, नए फोर्सेस स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है, एब्सॉर्ब कम हो रही थी। ओके मैम, थैंक यू मैम। बोलो जी मैम, डेल्टा एस और डेल्टा जी वाला एक बार मैम फिर से बता दोगे, नेगेटिव डेल्टा जी। +1 में हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है बच्चे? यस मैम। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स में देखो हमने पढ़ा था कि इंटरमिक्सिंग का डेल्टा H क्या होता है, इंटरमिक्सिंग का डेल्टा S नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सॉरी। इंटरमिक्सिंग, जब भी आप दो लोगों को मिक्स करोगे एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी, रैंडमनेस आएगी आएगी, ठीक है। और डेल्टा G होता है जो हमें स्पॉन्टेनिटी बताता है। जब भी कोई प्रोसेस होगा तो डेल्टा G उसका पक्का नेगेटिव होगा, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा G नेगेटिव होगा। ओके। अच्छा, ये ना टेबल हमारा कंटिन्यूड है, टेबल हमारा कंटिन्यूड है। देखो जी, हियर AB इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू A और BB, पॉजिटिव में हियर AB इंटरेक्शंस आर वीकर और यहाँ पे दे आर स्ट्रॉन्गर। ये 6 पॉइंट पूरा वो जो मैंने समझाया, मैंने इसको ब्रीफली लिखा। अच्छा, एक चीज ना बड़े ध्यान से, वैसे आज मैं बोलूंगी कि हाँ भाई आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का टॉपिक हो गया, बट एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, और वो वन थिंग क्या है, अरे कहाँ चले जाते हो तुम, और वो वन थिंग क्या है कि ना एजियोट्रॉप, एक ना शब्द है एजियोट्रॉप, जो मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इससे रिलेटेड है, बट वो मैं लास्ट में आपको समझाती हूँ, ठीक है। वो बिल्कुल लास्ट में मैं कराऊंगी, तो बस सिर्फ मेरी एक बात मान लेना, बाकी सारा टॉपिक आपसे होगा। एजियोट्रॉप का कहीं कोई क्वेश्चन दिखेगा आप वो छोड़ देना, एजियोट्रॉप का कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, मैं जब कराऊंगी तब, तो कहीं भी आपको मैं लास्ट में कराती हूँ तो आपको एजियोट्रॉप दिख जाएंगे, वो इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको अभी करना है, उनके 1-2 क्वेश्चन शुरू में आपको दिखेंगे, वो मैं खुद ही कटवा दूंगी, ठीक है। लेकिन अब मैं फाइनल एस्पेक्ट से सोचूं ना, यही नोट्स आपको फाइनली काम आने हैं, जब टेस्ट होने से पहले तो मैं एजियोट्रॉप पढ़ा दूंगी, तो टेबल कंप्लीट होना चाहिए। तो एजियोट्रॉप एक शब्द है जिसको मैं बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं करूंगी, पर 7th पॉइंट में दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, और पॉजिटिव में हमने लिखा है दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और नेगेटिव में हमने लिखा है दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग कि वो एजियोट्रॉप्स क्या है। लेकिन टेबल में जरूर होने चाहिए, अभी टेबल इससे भी आगे है तो आराम से अगला पेज यूज कर लो। और जब ये वाली स्लाइड हो जाए तो मुझे बता देना। मैम बुकलेट का कुछ नहीं करना ना अभी तो? नहीं नहीं कर सकते हैं बुकलेट का। बुकलेट में पहली चीज वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना। यस मैम। बुकलेट का जो पहला टॉपिक है ना बेटा, वो कंसंट्रेशन टर्म्स है। जितना मैंने देखा है ना, इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब इंटर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन होने चाहिए। आप प्लीज ट्राई करें, बुकलेट का फर्स्ट टॉपिक ट्राई करें। कल ना मैं आपको सेकंड टॉपिक मार्क करके दूंगी। सेकंड टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस नहीं होने, ऐसे बिना बात के अपना दिमाग ना खराब करें। सेकंड टॉपिक में आप फर्स्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। सेकंड कल मैं होमवर्क दे दूंगी कि सेकंड में से कौन से नहीं करने। वैसे सेकंड भी ऑलमोस्ट डन है आज, बट कुछ होमवर्क में दे दूंगी। मैम नंबर सेकंड ये नोट हो गया है? हाँ जी बोलो। सेकंड आरपीएस कर सकते हाँ हैं? आरपीएस दोनों हो जाएंगी, 1 और 2। आरपीएस दोनों हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, 1 और 2। मैम ये नोट हो गया बच्चों? बोलो जी। कोई एजियोट्रॉप वगैरह का क्वेश्चन मुझे सेकंड आरपीएस में दिख नहीं रहा, पर वो मैंने पहले क्लियर किया। कहीं भी दिखेगा तो आपने नहीं करना है, ठीक है जी। टेस्ट कब है बेटा जी हमें नहीं पता है, इस बार ये वाला शेड्यूल नहीं आया ध्रुव जी, जब भी आएगा मैं आपको पक्का बताऊंगी।
अब ये लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है इसकी। अब मेरे बड़े ध्यान से सुनो, अपना पेपर में आता है आइडियल सोल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो, आइडियल सोल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो। अब मुझे बताओ आइडियल सोल्यूशन कौन है? व्हाट इज एन आइडियल सोल्यूशन? P actual is equal to P बिल्कुल ठीक है। तो अब आप यानी आप ये कहोगे ना आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। यस मैम। तो अगर आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका ग्राफ कैसा आना चाहिए? राउल्ट्स लॉ वाला, बिल्कुल ठीक। जब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका ग्राफ वही आना चाहिए जो राउल्ट्स लॉ। तो अब आप देख रहे हो इस कॉलम में मैंने ना इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, तो आइडियल में तो मैंने कुछ करा ही नहीं, जो राउल्ट्स का था वैसा ही बना दिया। अब आप बड़े ध्यान से देखना मैं नॉन आइडियल में क्या कर रही हूँ। नॉन आइडियल में मैं पॉजिटिव डिवीजन का बनाना चाहती हूँ, पर पहले मैंने रेफरेंस के लिए ना आइडियल बना दिया। बच्चा कहता है इसमें क्यों आइडियल बनाया? बेटा आइडियल बनाऊंगी तभी तो दिखाऊंगी ना कि नॉन आइडियल कैसे बिहेव करता है। अब सुन, ये आइडियल है, रेड लाइंस आर फॉर आइडियल। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पॉजिटिव डिवीजन में क्या होता है। आपने क्या पढ़ा? पॉजिटिव डिवीजन मींस व्हाट? P actual is greater than P calculated as Raoult's law। वेरी गुड। यानी यहाँ वेपर प्रेशर जो राउल्ट ने कहा है उससे ज्यादा है। पता कैसे ग्राफिकली दिखाते हैं? ए कंपोनेंट का भी ज्यादा है, ओ सॉरी, ए कंपोनेंट का भी ज्यादा है, ग्राफ्स ऐसे आते हैं, बी कंपोनेंट का भी ज्यादा है और टोटल सोल्यूशन का भी ज्यादा है। पॉजिटिव डेविएशन का जब आप ग्राफ दिखाओगे कुछ नहीं करना, जो राउल्ट्स का बनाया है पॉजिटिव में सारे कर्व्स ऊपर की तरफ। पॉजिटिव डेविएशन मींस जो राउल्ट्स कह रहा है उससे ज्यादा। ग्रीन पेन से मैं पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हूँ, रेड कलर लाइंस आर फॉर रेफरेंस। इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन, व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन? जहां टोटल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर राउल्ट से जो राउल्ट ने कैलकुलेट किया कम है, तो उसकी कर्व्स नीचे की तरफ बनाई है, उसकी कर्व्स मैंने नीचे की तरफ बनाई है ऐसे, ठीक है, उसकी कर्व्स मैंने नीचे की तरफ बनाई है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन और आइडियल के ग्राफ। आइडियल तो सिंपल है, जो राउल्ट्स का ग्राफ है वो ही आइडियल का है। पॉजिटिव में बस आपने पॉजिटिव कर्व्स कर देनी है, नेगेटिव में आपने नेगेटिव कर्व्स कर देनी है। वैसे जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि बेटा अब ना आपके पास भी एक काम है। कहते क्या? मैंने कहा कौन से सोल्यूशन आइडियल हैं, कौन से पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, कौन से नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, ये ना आप एनसीईआरटी के एग्जांपल ढूंढो और लिखो। कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, ले इसको हमें रटने की क्या जरूरत है मैडम जी, ये तो हम इंटरेक्शंस खुद ही पता कर लेंगे। कल मैं आज कुछ होमवर्क दूंगी और कल आपको पता लगेगा कि ये आप खुद कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ये आप खुद पता ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। चाहे आपको जितने मर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आते हैं, पर आप सोचो ना ये पता करना बड़ा मुश्किल है ना कि चलो ये तो पता कर लोगे ए में ये फोर्सेस है, बी में ये फोर्सेस है, ए बी में ये है, पर वो स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं या वीकर हो रहे हैं, नॉर्मली वो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो मैं तो सीधी बात पहले कर देती हूँ, जो समझना है वो समझना है, जो याद करना है वो याद करना है। तो यू हैव टू लर्न, और लर्न करने की तो कोई लिमिट नहीं है। आपकी साइनॉप्सिस ने तो पता नहीं कितने एग्जाम्पल दे रखे, और आपकी कोई किताब उठा लोगे प्रदीप दिनेश, हो तो और एग्जाम्पल चक के देगा। आप लर्न उतना ही करो जो एनसीईआरटी में, क्योंकि क्रैमिंग की तो कोई लिमिट नहीं ना, फिर कितना लर्न करोगे, और केस बहुत सारे चैप्टर्स में काफी कुछ होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैंने खुद से ही सारे वो एग्जाम्पल लिख दिए जो एनसीईआरटी में है। मैं आपके लिए रीड करती हूँ और इनको याद करने का तरीका भी बताती हूँ कि थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर पाऊँ। सुनना, जैसे आइडियल के एग्जांपल्स हैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का पेयर, या ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन का पेयर, या बेंजीन प्लस टॉलिन का पेयर। ये आइडियल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा गेस मारो, एन हेक्सेन में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या डिस्पर्जन? डिस्पर्जन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। एन हेक्सेन में भी वही है, एन हेप्टेन में भी वही है, ठीक है। ब्रोमोइथेन में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है? ब्रोमोइथेन, डाइपोल डाइपोल। गुड क्लास। क्लोरोइथेन में भी वही है, तो मिक्स करने पे भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। बेंजीन और टॉलिन फिर से डिस्पर्जन फोर्सेस। तो मैंने ना आपको जिसे कहते हैं पंजाबी में नुक्ता दस्ता, ट्रिक दस्ती, जिनके नाम सेम सेम है ना वो आइडियल होते हैं, ऐसे याद रख लेना। हेक्सेन हेप्टेन सेम सेम, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, बेंजीन टॉलिन नाम सेम सेम है, वो आइडियल है। अब पॉजिटिव के एग्जांपल देखो, इथेनॉल एंड एसीटोन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड वाटर। और इसकी मैं एक ट्रिक बताऊं,
जनरली जब अल्कोहल्स पानी में डालते हैं, पेपर में आ जाता है, एनसीईआरटी भी यूज कर लेती है किसी क्वेश्चन में, एग्जाम्पलर में, मीथेनॉल एंड वाटर। तो थोड़ी सी ट्रिक याद रखना, जब अल्कोहल्स पानी में डालोगे पॉजिटिव डेविएशन आएगी। जनरली अल्कोहल्स पानी में डाल रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पल, फिनोल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HCl एंड वाटर। और यहाँ ट्रिक ये है कि जनरली जब एसिड्स को पानी में डालते हो तो नेगेटिव डिवीजन, थोड़ा सा 10th याद रख लो। किसी एसिड को पानी में डालते हो, अभी आपने तो बताया हीट रिलीज होती है, यानी डेल्टा H नेगेटिव, यानी नेगेटिव डिवीजन। तो मैंने ट्रिक क्या बताई, जिनके नाम सेम सेम है वो आइडियल में आ जाते हैं। ये ट्रिक जनरली काम कर जाती है। अल्कोहल्स पानी पॉजिटिव डिवीजन, एसिड पानी नेगेटिव डिवीजन, जनरली दिस विल वर्क। और स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलवाना बहुत आसान है हमारे लिए। कैसे? पेपर में क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में, answer. Here AB interactions are weaker than AA or BB, so this solution shows positive deviation. अब बताओ अगर पेपर में आ रहा है phenol and aniline shows negative deviation. AB interactions are AB interactions are stronger than AB interactions are stronger than the AA and BB. स्मार्ट, तो तुम भी बहुत हो, तुम्हें पता है कि पॉजिटिव वाले में हमने स्ट्रॉन्ग वीकर इंटरेक्शन लिख के आनी है, नेगेटिव वाले में स्ट्रॉन्गर लिख के आनी है, और आइडियल वाले में सिमिलर लिख के आनी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्जन रीजन, तुम असाइनमेंट करोगे ना तभी तुम्हें दिख जाएगा। इस सर्जन रीजन में स्पेसिफिकली पूछते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बताओ इसमें कौन सी इंटरेक्शन है, वीकर कैसे हुई, स्ट्रॉन्गर कैसे हुई, तो वो हमें अच्छे से एनसीईआरटी की स्टडी करनी पड़ेगी। पहले आप ये कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या काम है। आपने नेगेटिव का क्या ट्रिक बताया था? एसिड पानी में डालते हैं तो नेगेटिव डिवीजन है। जब ये नोट हो जाए बच्चे तो काइंडली लेट मी नो। आरपीएस 1 एंड 2 हो जाएंगी। बुकलेट में आप टॉपिक 1 कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड है, आप शुरू कर लेना, जितने डाउट्स होंगे वो मैं लेती रहूंगी, बट आप शुरू कर लेना। कल मैं आपको बुकलेट का टॉपिक 2 भी बता दूंगी क्या क्या उसमें हो सकता है, और तो अभी असाइनमेंट तो जब छुट्टी आएगी तब बता दूंगी कितनी करनी है। अभी अपनी आरपीएस 1 एंड 2 करो, कॉपी अच्छे से पढ़ो, और असाइन बुकलेट का फर्स्ट टॉपिक करना। बता देना कब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। वैसे ये होमवर्क क्वेश्चंस है, ये ना मैं हमेशा से, चाहे क्लास ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, बच्चों को 3 क्वेश्चन पक्का होमवर्क देती हूँ, जिसके लिए आपसे सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट हो। ले लिए तो घर पे रौला पाने